Good morning everyone. Let us start with today's newspaper. But before starting with the newspaper, let me tell you आज बहुत देर में जो है हिंदू ने जो है न्यूज़पेपर अपलोड करा. दैट्स वाई बहुत लेट हो गया. साथ ही साथ मुझे मेरे स्क्रीन रिकॉर्डर में भी प्रॉब्लम आ गई थी. सो मुझे फिर से अपलोड करना पड़ा. दैट्स वाई आई एम सो लेट एंड सॉरी फॉर बीइंग दैट. बट ये है कि आपको डेली न्यूज़पेपर मिलेगा भले ही थोड़ा सा लेट हो जाए. ओके द हिंदू को जो है पढ़ते हैं और समझते हैं. और यस मुझे एक बात और कहनी है कि क्वेश्चन मैंने पूछे थे और उसके मुझे आंसर नहीं मिले कमेंट सेक्शन में. तो मैं जान सकती हूँ ऐसा क्यों हो रहा है. प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है आंसर दिया करिए जिससे कि जो है मुझे पता चले कि आप लोगों की प्रिपरेशन और कैसी चल रही है और आप कितना न्यूज़पेपर पे फोकस कर रहे हैं. टॉपिक है सोशल एम्पावरमेंट से रिलेटेड. एक है टॉपिक इन एंटी रेसिज्म फाइट द लिंडन बी जॉनसन ऑप्शन. ये एडिटोरियल में निकला है और इसमें ये है कि देखिए जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ के बाद जो है रेसिज्म पर डिबेट एकदम से निकल उठी है और जो है क्या हुआ है कि प्रोटेस्ट वायलेंस वगैरह सब कुछ यूएस में देखने को मिल रहा है. ओके और ये देखा जाए तो यूएस में अगर पुलिस जो है ब्लैक पीपल को हमेशा ही हार्म करती आई है. कोई ये नया चीज नहीं है. ओके वेरिएंट ऑफ रेसिज्म जो है अगर देखा जाए तो वो बी जॉनसन्स जो है वो लेकर आए. इन्होंने सिविल राइट एक्ट के लिए बहुत कोशिश करा सिविल राइट एक्ट पास हो सके. इसके लिए इन्होंने बहुत सारे लोगों को जो है अपने अपोनेंट को गिरा दिया. ओके डगमगा दिया माने उनको वहां से हटा दिया कि सिविल राइट एक्ट किसी ना किसी तरह पास हो सके. और ये 1964 में पास हो गया उनकी बदौलत. ओके तो उसके बाद क्या हुआ कि बहुत साल बाद जो है ओबामा जी है बैराक ओबामा. इन्होंने भी कहा कि मैं कुछ ना कुछ बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट जो कि ब्लैक थे और ब्लैक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे. तो लोगों को बहुत सारी उम्मीद थी कि वो उनके लिए कुछ करेंगे. बट हुआ क्या कि ऐसा उन्होंने कुछ बिग चेंज कह सकते हैं बिग रिफॉर्म कुछ भी नहीं लाया. ओके और जो है कोई भी लॉज नहीं लाए उन्होंने और कोई भी ऐसा कोई चेंज लाए नहीं पुलिस रिफॉर्म में कि ब्लैक कम्युनिटी को कुछ भी हेल्पफुल हो सके. ओके अब नीड क्या है जब ये इतना रेसिज्म का हुआ. जैसे कि हम देख सकते हैं कि इंडिया में जब एंटी रेप मूवमेंट के खिलाफ जो है आवाज उठी थी. ओके सो व्हाट हैपेंड कि बहुत सारा जो है कमिटीज बैठी और बहुत सारे लॉज लाए गए. फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है बनाई गई. बहुत सारी चेंजेस लाए गए. तो अब इतना एंटी रेसिज्म हुआ है. ओके सो समथिंग नीड टू बी चेंज. सम पॉइंट्स नीड टू बी फोकस्ड अपॉन. वो क्या है देखो नीड क्या है इस समय. वो ये है कि ट्रेनिंग जो है दी जा रही है जो भी यूएस के सोल्जर्स को उस पे जो है थोड़ा सा ना चेंजेस लाने जरूरी हैं. ओके कैसे रिक्रूटमेंट प्रोसीजर जो है उनका बहुत ज़्यादा फॉल्टी है उसमें चेंज लाओ. साथ ही साथ जो है फंडिंग है उस पर फोकस करना है कि फंडिंग किसके थ्रू आ रही है. वाइट पीपल के थ्रू आ रही है या फिर जो रेसिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं उनके थ्रू आ रही है. तो ये सारी चीज़ें फंडिंग को बहुत फोकस करना है. रिक्रूटमेंट प्रोसेस फोकस करना. साथ ही साथ जो है अकाउंटेबिलिटी जो है वो भी जो है चेक करनी है. ओके ऑफिसर्स जो कि जो ब्रुटैलिटी करते हैं ब्लैक पीपल के साथ उनको जो है एक कह सकते हैं कि उनके अगेंस्ट जो है गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और ऐसा पनिशमेंट देना चाहिए कि जो दूसरों के लिए कह सकते हैं इलस्ट्रेशन बन सके एग्जाम्पल बन सके कि अगर मैंने ऐसा ऑपरेस करा तो मेरे साथ जो है ऐसा एक्शन लिया जा सकता है. सो एक कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा रुक जाएंगे ऐसे ऑपरेशन करने से पहले ऑपरेस करने से पहले. ओके अब देखा जाए तो ट्रेनिंग में भी बहुत ज़्यादा फ्लॉज पाए गए. कैसे कि जो है ज़्यादातर जो है वहाँ के देखो जो यूएस की ट्रेनिंग है वो लगभग 19 वीक्स की होती है. ठीक है और अगर जर्मनी की हम देखें तो लगभग वो 130 वीक्स की होती है. अब प्रॉब्लम क्या है. अब 19 वीक्स में आप सोल्जर को क्या सिखा सकते हो. बात तो ये है ना आप उससे रेगुलर एक्सरसाइज करा सकते हैं और उसको गन के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. डिफेंसिव मेजर के बारे में दे सकते हैं. उसको इंस्ट्रक्शंस कैसे अटैक करना है इसके बारे में बता सकते हैं. पर क्या आप उसको एथिकल नॉलेज दे सकते हैं कि वाइल ऑन ड्यूटी व्हाट एक्शंस यू नीड टू बी टेक अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए. ओके
आपको एथिकली कितना राइटफुल होना है, ये कितना दिया जा सकता है इस 19 वीक्स में। क्या इंसान के दिमाग में कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है? थोड़ा बहुत ही तो इंसान ला सकेगा ना। आपको 19 वीक में कितना आप चेंज ला सकते हैं एक पर्सन के अंदर। सो इस चीज को जो भी चेंज लाया जाएगा, 19 वीक से थोड़ा सा ट्रेनिंग को बढ़ा दिया जाए तो हो सकता है कि बहुत सारा जो है चेंज आ सके वहां के पुलिस में। ओके, सो दीज वर द थिंग्स कवर्ड इन दिस आर्टिकल। अब जो है हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं और उसमें ये है कि अमेरिकन मिलिट्री टॉक्स रिपोर्ट ऑफ चाइना बिल्डिंग। ओके, ये वाला आर्टिकल जो है बिल्डिंग अप एट पेंगोंग, ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में बेसिकली जो है बोला गया है कि टेंशन बहुत चलता आ रहा है चाइना और इंडिया के बीच में, एंड कुछ एरियाज हैं, 5 पॉइंट्स हैं जिन पे ज़्यादा दोनों कंट्रीज को फोकस करना है। और जो है सो बेसिकली जो है जो फिंगर 4 और फिंगर 8 के बारे में दिया है, इसको आप पढ़ लेना। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, वो है ए वे आउट ऑफ डेलिनेटेड जो है बॉर्डर्स वगैरह है, उस पे जो है फोकस करते हैं। इसमें ये है कि जो है देखिए प्रॉब्लम ऑफ टेंशन क्या है। जापान हमारा जो है, सॉरी सॉरी जापान बोल रहे हैं, नेपाल के साथ भी हमारा इशू चल रहा है। ओके, और हमारा इशू जो है चाइना के साथ भी चल रहा है, बोथ आर द बॉर्डर्स। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे हमें कौटिल्य नीति अपनानी है। वो कौटिल्य नीति क्या बोलती है कि समाधान ही जो है सबसे बड़ा तरीका है, समाधान करना चाहिए, युद्ध की तरफ ना पहले बढ़े। समाधान के लिए युद्ध है सबसे आखिरी ये होना चाहिए, पहले हमें देखना चाहिए हम कैसे जो है उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, अब देखा जाए तो नेपाल के साथ कैसे रहा रिलेशन, थोड़ा सा पास्ट में देखो तो एंग्लो जो है नेपालीज वॉर हुई। ठीक है, इसको आपने स्पेक्ट्रम में पढ़ा होगा, एंग्लो नेपालीज वॉर। इसमें क्या हुआ कि ट्रीटी ऑफ सिगोली साइन हुई। ट्रीटी ऑफ सिगोली कब साइन हुई? 1815 से 16 में ये ट्रीटी ऑफ सिगोली साइन हुई। अब इस ट्रीटी ऑफ सिगोली का मेन पॉइंट ये था कि इसने बॉर्डर जो है वो बता दिया कि भाई नेपाल का जो है काली रिवर के तक ही बॉर्डर है। ओके, सो ये था। अब क्या हुआ कि और ये बॉर्डर सेटलमेंट जो है ब्रिटिशर्स के टाइम में हो गया था। इसके बाद नेपाल ने अलग डिमांड करा और कि भाई मेरा जो है थोड़ा सा और उसमें ईस्ट में कर दीजिए बॉर्डर। ठीक है, तो वो डिमांड जो है नेपाल की एक्सेप्ट हो गई। अब 1954 में क्या हुआ, अब हम इंडो चाइना की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, 1954 में ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है। ओके, अब इसमें क्या होता है, ये जो लिपुलेख दर्रा है ना, इसमें जो है इसको जो है बोला गया कि इसको आप ट्रेड और पिलग्रिमेज के पर्पज से यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया यूज कर सकती है। साथ ही साथ जो है पुलिस पोस्ट जो है ये काला पानी में इधर की तरफ 1956 में इंडिया ने बना दिया। ओके, फिर चाइना नेपाल बाउंड्री जो है बिटवीन काली और टिंकर रिवर के बीच में है। ये सारी सिचुएशन जो है, ये सारी चीजें जो है इस आर्टिकल में बेसिकली जो है बताई गई हैं। ओके, इसके बाद जयशंकर टू अटेंड चाइना रशिया ट्राइलेटरल समिट। रशिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है इस कहते हैं निगोशिएशन विद चाइना। वो क्यों होल्ड करता है वो आगे के आर्टिकल में आपको बताएंगे, इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छे से कवर किया है। ओके, इसके बाद जो है चाइना टू ज्वाइन यूएस आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। ओके, यूएन वाली ट्रीटी जो है चाइना ज्वाइन करने वाला है। अब इसमें क्या है कि जो है ट्रीटी जो है ये बेसिकली किसके लिए, कि जो फ्लो ऑफ वेपन है उस चीज को जो है कंट्रोल करने के लिए ये ट्रीटी थी। ओके, जापान टू रीनेम आइलैंड डिस्प्यूट विद चाइना। ये जो आइलैंड डिस्प्यूट है ये बहुत चलता आया है, एवरी ईयर यू विल फाइंड न्यूज ऑन दिस। ओके, अब इसमें है क्या, ये देखो यहाँ पे जो है सेंकाकू आइलैंड है। बाउंड्री क्लेम बाय जापान कहाँ है, ये यहाँ पे बाउंड्री क्लेम बाय जापान है। जापान कहता है ये मेरी बाउंड्री है, तो चाइना बोलता है ये बाउंड्री मेरी है। ओके, सो सभी लोग जो है सेंकाकू आइलैंड को अपना अपना जो है आइलैंड बता रहे हैं। अब है क्या कि देखो तो बेसिकली जो है जो डिस्प्यूट है वो है क्या, जापान और चाइना के बीच में है। ओके,
और जापान और ताइवान के बीच में, ताइवान ये देखिए यहाँ पर है, सो जापान और ताइवान के बीच में ये डिस्प्यूट चलता आ रहा है। अब जो है थोड़ा सा हम इस डिस्प्यूट को थोड़ा सा और समझेंगे, बिकॉज ये टॉपिक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। ओके, वो ये है कि देखो, चाइना क्लेम करता है कि डिस्कवरी ऑफ ओनरशिप, कि भाई मैंने इसको डिस्कवर करा है कब, 14th सेंचुरी में, तो मेरी इस पे ओनरशिप होनी चाहिए, ये चाइना बोलता है। अब जापान का क्या कहना है? जापान का कहना है कि मैंने जो है इस पे 1895 से कंट्रोल कर रखा है, और तो मेरा जो है इस पे कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, सो ये बेसिकली डिस्प्यूट है दोनों के बीच में, और हमेशा हर साल इस पे ऐसे ही डिस्प्यूट चलता रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। प्रमोट पीपल पावर अगेंस्ट कोविड-19, ये थोड़ा सा अच्छा आर्टिकल मुझे लगा। एंड इसमें ये था कि देखो, अप्रोच अभी कौन सी है, अगर हम कोविड-19 को लेके चल रहे हैं उसको फाइट करने के लिए, तो अभी हमारी अप्रोच कैसी है, वो गवर्नमेंट लेड अप्रोच है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ही अपना जो करे सो करे, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं कि पीपल की तरफ पीपल ड्रिवन अप्रोच अभी नहीं आई है। ओके, सो हमारी स्ट्रेटजी अब गवर्नमेंट लेड अप्रोच से पीपल ड्रिवन अप्रोच की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि हमारी फाइट कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो जाएगी अगर हम पीपल ड्रिवन अप्रोच नहीं अपनाते हैं। ओके, तो सम पीपल आर टॉकिंग अबाउट द हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी के बारे में सबसे पहले किसने बात करा था? ब्रिटिश के जो थे सेम, उन्होंने बात करा था। उनका ये कहना था कि हर्ड इम्यूनिटी अगर हम ले आए तो जो है हम इस डिजीज से अच्छी तरीके से फाइट कर सकते हैं। सो उनके अगेंस्ट बहुत सारा केस वेस चला, और फिर उन्होंने जो है अपना हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट बैक ले लिया। उनका ये कहना था कि लगभग जो है अगर 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो है में ये कोविड-19 हो गया, और उनको जो है हम ट्रीट करते हैं, वैक्सीनेशन दे देते हैं, उनके अंदर एंटीबॉडीज आ जाती है, तो जो है हम बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं। तो ये उनका कॉन्सेप्ट था, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिसिज्म सहना पड़ा। इसके बाद इन्होंने अपना ये कॉन्सेप्ट बैक वापस ले लिया। तो अब बात यही चल रही है कि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ इंडिया बढ़ रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हमारी 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो क्या होना चाहिए, वो इससे इन्फेक्टेड होना चाहिए। बट अभी भी हमारी 70% ऑफ द पॉपुलेशन इन्फेक्टेड नहीं है, और इसमें एंटी बॉडीज भी इतनी नहीं है कि कोविड के अगेंस्ट, कि जो है हम हर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात कर सकें। ओके, और ये है कि जो है डिफरेंशिएटेड अप्रोच हमें लेनी है, बिकॉज वेरिड लेवल ऑफ जो है कह सकते हैं इन्फेक्शन है। पहला क्या है कि फर्स्ट है कि स्टॉल स्प्रेड विद इन द अर्बन कंटेनमेंट जोन। ओके, हमें वहीं पर जो है स्प्रेड जो है यहीं पर ही रोक देना चाहिए। अगर यहाँ पे है तो इसमें आप कंटेनमेंट जोन बनाइए और यहीं पे उसको रोक दीजिए। इसके बाद है कोई कुछ ऐसी पार्ट ऑफ द कंट्री जहाँ पे है ही नहीं वायरस, तो आप उसको जो है प्रोटेक्ट करिए कि वहाँ पे और कोई वायरस का कह सकते हैं कोविड पॉजिटिव जो है वहाँ पर ना आ सके और दूसरे लोगों को इन्फेक्ट ना कर सके। और अप्रोच हमें कौन सी लेनी है? पीपल कनेक्टेड अप्रोच लेनी है। इसके लिए जो है हमें पब्लिक अवेयरनेस जो है वो बढ़ानी होगी। देखा जाए तो अभी भी बहुत सारी जनता जो है वो टेस्टिंग के लिए घबरा रही है, बिकॉज कहते हैं ना स्वैब टेस्ट लिया जा रहा है, उसमें नोज के अंदर जो है डालते हैं जिससे कि चेकिंग होती है। तो बहुत ज़्यादा एक फियर सा है कि कैसा होगा टेस्टिंग, फिर क्वारंटीन सेंटर्स में कैसा रखा जाएगा, तो एक डर सा बैठ गया है लोगों के अंदर। तो एक पब्लिक अवेयरनेस रहेगी तो उससे जो है क्या होगा, डर हटेगा, लोग टेस्टिंग के लिए आगे आएंगे। ओके, साथ ही साथ हमें जो है क्या है, पंचायत की हेल्प लेनी चाहिए। अभी भी देखा जाए तो बहुत सारी जगह जैसे माइग्रेंट गए थे तो बाहर ही जो है स्कूल में ही क्वारंटीन सेंटर्स खोल दिए गए थे, वहीं पर ही लोगों को रोक दिया गया था। तो ये बहुत अच्छा पंचायत का एक स्टेप था, और बेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल वॉज शोन बाय केरला और उड़ीसा में। इसलिए उड़ीसा में बहुत सारे केसेस कम भी हैं, और जो है
चेक करना कि सिम्टम बेस्ड सिंड्रोमिक सर्विलेंस कहाँ है। ऐसा अगर ये लोग चेक करने लग जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं रोकथाम हो जाएगी। वार्ड के वॉलंटियर्स होने चाहिए। वार्ड मतलब जो शहरों में वार्ड होते हैं, उनके इलेक्शन होते हैं, वहां पे भी वॉलंटियर्स होने चाहिए अर्बन एरियाज में। ठीक है, स्कूल एजुकेटेड कम्युनिटी वॉलंटियर्स होने चाहिए, जो कि बिकॉज देखो अगर आशा, इसमें इनका कहना है कि आशा वर्कर ऐसे ही ओवरबर्डन है कि वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की तरह फोकस करती हैं, मैटरनिटी केयर देखती हैं, चाइल्ड केयर देखती हैं। तो एक स्कूल एजुकेटेड कम्युनिटी वॉलंटियर्स की फोर्स बनाए जो कि इस चीज को देख सकें। ठीक है, और वॉलंटियर्स क्या करें, वो जो है विजिट करें अलॉटेड हाउस को फॉर डिटेक्शन एंड फॉलो अप के लिए, कि तब जाके कहीं रोकथाम हो सकता है। फिर नेशनल सर्विस स्कीम, ओके, जिसको हम एनएसएस भी बोलते हैं, इनकी हेल्प लेनी चाहिए। साथ ही साथ जो है एनसीसी की हेल्प लेनी चाहिए। अब आपको मुझे ये बताना है कि एनएसएस जो है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा, ठीक है, और एनसीसी जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री में आएगा। ये आज के क्वेश्चन है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि एनएसएस का फुल फॉर्म क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री में आएगा, एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री में आएगा। ठीक है, इसके बाद जो है नेशनल हेल्थ मिशन है। इसमें जो देखो जो ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं, जो न्यू डॉक्टर्स हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनकी हेल्प लेनी चाहिए। साथ ही साथ जो है बहुत जगह स्लम एरियाज जैसे धारवी वगैरह हो गया, ठीक है, वहाँ पे बहुत इफेक्टिव कंट्रोल करा गया, लेकिन वहाँ पे देखो अभी भी प्रॉब्लम क्या है कि वाटर सप्लाई प्रॉब्लम है, और उसके लिए लोग एक ही टैप पे जो है बहुत ज़्यादा लंबी लाइन इकट्ठा करके खड़े हो जाते हैं, जिससे कि ट्रांसमिशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो व्हाट नीड टू बी डन, एक टैंकर बुलवाना, टैंकर्स की व्यवस्था करनी चाहिए कि इतना पॉपुलेशन है तो इसके लिए इतने टैंकर्स होने चाहिए। ओके, साथ ही साथ जो है ये भी बोला गया है कि बकेट ऑफ सोप सॉल्यूशन जो है वो अवेलेबल करना चाहिए, जिससे कि वो हाइजीन की तरफ बढ़ सकें, और एनजीओज की हेल्प लेनी चाहिए। और साथ ही साथ जो है वॉलेंटियर्स का पार्टिसिपेशन लेना चाहिए कि वो पीपीई किट जो है वो उस पे जो है वो बना सकें। ओके, सो दिस वाज कवर्ड इन दिस आर्टिकल। और इसके बाद जो है ट्रांसपेरेंसी ड्यूरिंग अ क्राइसिस। अभी देखा जाए तो पीएम केयर फंड में जरा सी भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी है। पैसा कहाँ गया, किसके पास गया, कहाँ खर्च हुआ, इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है कि हम इस पेंडेमिक टाइम में, क्राइसिस टाइम में हम आरटीआई के रूल्स फॉलो नहीं कर सकते, हम इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। दिस इज रियली वेरी बैड, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज आपके पास एक अलग डिपार्टमेंट है, आप वो डिपार्टमेंट को उस तरफ फोकस करवाइए और पूरी इंफॉर्मेशन जो है लोगों के लिए अवेलेबल कराइए, जिससे कि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े, ट्रस्ट बढ़े कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, जिससे कि और भी लोग आगे आ सकें उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए। ओके, और जो है तो ये सारी चीज़, अच्छा हाँ ये भी ये है, इसमें बताया है कि जैसे टेस्टिंग किट मंगवाई गई, ओके, पीपीई किट मंगवाई गई, कहाँ से, चाइना से मंगवाई गई। कोविड-19 आ गया था, आई थिंक सो लॉकडाउन 1 या 2 में आई थी। तो उसमें हुआ क्या था कि अब वो फॉल्टी हो गई, इवन नोइंग कि स्पेन और नीदरलैंड ने वो फॉल्टी किट्स जो है वापस कर दी है, इंडिया ने उसको मंगा लिया। ओके, आरटीआई फाइल करा गया तो उस पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। So these were the things covered in this article, और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आर्टिकल को कवर करते हैं। तो हिंदू एडिटोरियल पेज में आपको इन एंटी रेसिज्म फाइट वाला पढ़ना है, वे आउट ऑफ अनडेलिनेटेड बॉर्डर्स, साथ ही साथ प्रमोट पीपल पावर अगेंस्ट कोविड-19। इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस में एंड ऑफ मेक बिलीव, ये है। देखिए अगर देखा जाए इसमें नेपाल और वगैरह के बारे में कवर है, सो यही है। देखिए ट्रेजिडी क्या है, बहुत इसमें चाइना के बारे में सॉरी कवर्ड है। इसमें क्या है कि अगर देखा जाए तो रूटेड है प्रॉब्लम्स बहुत पुरानी इंडिया और चाइना के बीच में। ओके, रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो हैं ये 1924 में जो है चाइना इन्होंने विजिट किया, और इन्होंने बेसिकली जो है बिकॉज ही वॉज स्पिरिचुअल पर्सन, लिटरेरी पर्सन, तो इन्होंने
स्पिरिचुअल एशियन स्पिरिचुअल सिविलाइजेशन के बारे में अपना जो है लोगों को, वहां के लोगों के बारे में इंस्पायर किया। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के कुछ मेंबर्स थे, उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि ये इंडियंस हमें मॉडर्न नहीं होना देना चाहते और हमें डाइवर्ट करना चाहते हैं मॉडर्निज्म के रूट से। ओके, इसके बाद जो है नेहरू जी गए। नेहरू जी कह सकते हैं एपिटोम ऑफ मॉडर्निज्म और नेशनलिस्ट आइडियाज थे। तो दोनों कंट्रीज के बीच में एक स्टेटमेंट साइन हुआ जिसमें कि इन्होंने ये बोला कि वेस्टर्न इंपीरियलिज्म को हम खत्म करेंगे और आपस में दोनों कंट्रीज जो है हेल्प करेंगे और न्यू ग्लोबल ऑर्डर क्रिएट करेंगे। हुआ क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चाइना जो है इसको जो है जापान के अगेंस्ट खड़ा हो गया। चाइना को हेल्प चाहिए थी इंडिया की, इंडिया ने हेल्प करने से मना कर दिया कि जापान के अगेंस्ट हम नहीं लड़ेंगे। ओके, सो आफ्टर फ्यू इयर्स क्या हुआ कि 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हो गई। अब राजीव गांधी जी के समय में क्या हुआ कि थोड़ा सा जो है नॉर्मलिस्ट सिचुएशन आई। ओके, और दोनों कंट्रीज ने थोड़ा सा अपना एक नॉर्मलाइजेशन टाइप ऑफ एटीट्यूड लाया, बट व्हाट हैपेंड, कुछ फायदा नहीं हुआ। इंडिया को जो है कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली जो है बहुत ज़्यादा जो है झटका वो झेलने को मिला। हमारा कंट्री जो है वो ट्रेड डेफिसिट हो गया चाइना के उसमें। और जो है अब क्या है कि चाइना अगर देखा जाए तो एक यूनिपोलर एशिया का कॉन्सेप्ट देखने को आ रहा है। ओके, जिसमें जो है बीजिंग जो है वो डोमिनेंट सेंटर बन रहा है। ओके, सो यूनिपोलर एशिया ये कॉन्सेप्ट एक उभर कर आ रहा है। चाइना चाहता है कि एशिया में वही सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाए। तो हो सकता है कि बाइपोलर वर्ल्ड सा क्रिएट हो जाए, बाइपोलर वर्ल्ड अगेन। ओके, पहले कौन सा था, वॉशिंगटन और यूएस था। अब क्या है, अब जो है बीजिंग हो जाएगा और वॉशिंगटन। तो ये संभावना है कि इस तरीके का फिर से एक बाइपोलर वर्ल्ड भी हो जाए। सो नाउ वी हैव टू एक्नॉलेज कि चाइना हैविंग अ ड्रामेटिक राइज। ओके, और इसीलिए हमें जो है न्यू चाइना पॉलिसी जो है वो क्रिएट करनी होगी और जो है इंडिया को कुछ मॉडर्नाइजेशन स्टेप भी लेने होंगे जिससे कि वो सेल्फ रिलायंट हो सके, चाइना के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो सके। ओके, आगे जो है सिक्योरिंग द सी लेन्स, ये जो है एक टॉपिक है। इसमें बेसिकली जो है चाइना जो है कैसे इंटरफेयर कर रहा है थ्रू कह सकते हैं लोकल वेसल्स इंट्रूड कर रहा है सी में, ये कवर्ड है। तो ये अब आप खुद ही पढ़ लेना ये आर्टिकल। इसके बाद जो है इंडिया चाइना रशिया रोल है। इसमें क्या है कि बेसिकली जो है चाइना जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है किससे, रशिया से। क्यों, क्योंकि देखो रशिया जो है वो जो है बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना का। ओके, रशिया इज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और चाइना जो है रशिया को कैसे देख रहा है, एज अ पावर हाउस देख रहा है। पावर हाउस किस चीज का, रॉ मटेरियल का। इसीलिए जो है इंडिया जो है फोकस कर रहा है कि रशिया जो है इस मैटर में, दोनों के रिलेशन सही करने के मैटर में रशिया की हेल्प लेना चाहता है इंडिया। तो आफ्टर क्रीमियम वॉर हुआ क्या कि रशिया जो है वो कह सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज से थोड़ा अलग हो गया। ओके, और उसने अपने रिलेशनशिप जो है वो चाइना के साथ जो है वो इम्प्रूव कर ली। ठीक है, और जो है मॉस्को जो है इसी के पास इतना पावर है कि वो जो है कह सकते हैं कि इस समय ये इन्फ्लुएंसिंग रोल पर है। ओके, कि वो हार्ड एटीट्यूड जो है वो चाइना का वो चेंज कर सके। So this was covered in this article, why high altitude warfare is challenging, how soldiers are trained। ये टॉपिक आप अपने आप कवर कर लेना। ओके,
और राजस्थान लॉन्चेस इंदिरा रसोल योजना। दिस बेसिकली ये योजना ऐसी है कि ट्वाइस अ डे हम मील प्रोवाइड करेंगे एट कंसेशनल रेट। और बेसिकली ये कोई न्यू योजना नहीं है, उसी को रिफॉर्म वे में जो है प्रेजेंट कर दिया गया है। एंड ऑफ मेक रूल, ये टॉपिक आ जाएगा बायलैटरल में आपका। GS2 में सिक्योरिंग द सी लेन इंडिया चाइना द रशिया रोल, ये आ जाएगा। Why high altitude warfare is challenging, how soldiers are trained, ये बेसिक आइडिया है, बेसिक अवेयरनेस वाला पॉइंट है, ये आप अपने आप देख लेना। ओके। और इसके बाद जो है सेलिब्रेटिंग रतन लाल, वर्ल्ड फूड प्राइस से रिलेटेड है, प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है, क्या इन्होंने बेसिकली करा है, इस चीज पे आपको फोकस करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।